हेलो स्टूडेंट्स। मैं अब आप आज आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कराऊँ। एक्चुअल में ईएमआई है क्या? तो एक फैराडे नामक साइंटिस्ट था। तो वो एक्चुअल में उसने सोचा कि अगर करंट से मैग्नेट बन सकती है तो मैग्नेट से करंट क्यों नहीं इंड्यूस हो सकता, पोटेंशियल डिफरेंस क्यों नहीं क्रिएट हो सकता, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्यों नहीं इंड्यूस हो सकता। तो वो ऐसे सोचता रहता था। अब उसने मैग्नेट रख ली पास में, कॉइल रख ली, कॉइल से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया गया। अब वो कभी कुछ होता ही नहीं था, कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट करता रहता था। तो एक दिन उसने क्या करा, गुस्से में आकर के मैग्नेट को उठा के फेंक दिया। जब मैग्नेट को उठा के फेंका तो उसने ये देखा कि जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ गया। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन तभी आ सकता है जब कॉइल में करंट फ्लो हो रहा हो, लेकिन कॉइल के साथ तो कोई बैटरी कनेक्टेड थी ही नहीं। तो उसने कहा ये करंट कैसे प्रोड्यूस हो गया। जब ये रिसर्च हो गई थी कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो उसके दिमाग में ये आ गई कि मैग्नेटिक फील्ड से भी करंट प्रोड्यूस हो सकता है। ये दिमाग में ही आई थी उसकी। फिर कोई ये भी तो कहेगा कि जब करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, इसका मतलब करंट तो पहले से ही मौजूद था। नहीं, मौजूद था, इसमें कोई डाउट नहीं, मौजूद था। लेकिन वो केमिकल रिएक्शन बैटरी से, तो बैटरी से जो अपने को करंट जो प्रोड्यूस हुआ केमिकल रिएक्शन से, वो वो आज इतने लार्ज स्केल पर नहीं हो सकता था, जो बैटरी के द्वारा पूर्ण नहीं पड़ सकती थी। तो उसने वो मैग्नेट को जब उठा के फेंका तो कॉइल में जो डिफ्लेक्शन हो गया, जब उससे कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं थी, तो उसने सोचा ऐसा क्यों हुआ। और जब मैग्नेट और कॉइल दोनों ही रेस्ट पोजीशन में थी तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होता था। तो या तो वो कॉइल को मोशन में लाता, तब करंट, तब तब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट होता था, या फिर मैग्नेट को उसको आगे पीछे ले जाता तब होता था। तो इससे ये पता लगा कि जब कॉइल से जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है, बी ए कॉस थीटा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो जो पास हो रहा है, अगर उसमें चेंज लाया जाएगा और वो मैग्नेटिक, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इट सेल्फ इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड। उसने ये एक्सपेरिमेंट करके पता लगा लिया। तो अब प्रश्न ये उठता है कि हम कैसे कॉइल से पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। हम मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखें और उसके अंदर ला करके कॉइल को रोटेट कर दें। रोटेट करने पर जब कॉइल का नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स एक ही डायरेक्शन में होगी, उस समय मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा। और जब इसको कॉइल को घुमाएंगे अबाउट द डायमीटर, तो ये कभी इसका ऐसा ऐसा समझो कि जब ये इस तरह से है तो मैक्सिमम फ्लक्स पास हो रहा है, मैक्सिमम फ्लक्स पास हो रहा है। और कॉइल इस तरह से है और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह से हैं। अब इससे पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो जीरो है। तो कॉइल तो ऐसे रखी है। और यूँ आप इस मैग्नेटिक फ्लक्स को जैसे समझें पानी पास होना। अगर पानी ऐसे जा रहा है तो इस कॉइल से कहाँ जा रहा है? अगर पानी ऐसे जा रहा है और पानी की वेलोसिटी v है, तो पर सेकंड जाने वाला पानी v गुणा एरिया है। अब इसको यूँ करके इस कॉइल को आप यूँ घुमाइए, तो इससे पास होने वाला जो, अगर ये मैग्नेट है और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही हैं, तो इससे पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है समय के साथ। तो जिस रेट से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है वही तो ईएमएफ इंड्यूस है। अब प्रश्न उठा कि एक छोटी सी एग्जाम्पल ले लें, बहुत इजी एग्जाम्पल पहले करा देते हैं। ये कोई कॉइल है, इसको फिक्स रखें और फिर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करें। अब मान लिया जाए 0 to 20 टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर एक ही चीज़। टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो वो जो है, अब इसको नहीं, मैं थोड़ा गलत बोल गया। जो टेस्ला है वो वेबर पर मीटर स्क्वायर, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो, और उसमें एरिया गुणा कर देंगे तब वेबर हो। तो अब बी मैग्नेटिक फील्ड है, ए इसका एरिया है, तो इससे पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है बी गुणा एरिया।
अब बी मुझे दे रखी है फ्लक्स डेंसिटी एरिया गुणा कर दो, लेकिन फ्लक्स जो होता है वो बी ए कॉस थीटा होता है। यहाँ पर ये मान लिया कि थीटा का मान, थीटा एक्चुअल में लिया जाता है कॉयल का नॉर्मल एंड मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो नॉर्मल यूँ है और मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स यूँ है, तो इससे जो फ्लक्स पास हो रहा है वो बी ए कॉस जीरो, बी ए पास हो रहा है। अब मानो ये कॉयल इस मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स में ये रोटेट कर रही है ना, तो कभी मैग्नेटिक ऐसे आ जाएगी तो इससे पास होने वाला फ्लक्स जीरो हो जाएगा, फिर ये ऐसे आ जाएगी, फिर मैक्सिमम हो जाएगा। तो अगर ये स्टार्टिंग में इस तरह से है और इसका नॉर्मल, इस कॉयल का नॉर्मल बी के साथ 0 डिग्री कौन एंगल बना रहा है, तो बी ए कॉस जीरो है मैग्नेटिक फ्लक्स। फिर ओमेगा से रोटेट कर रही है, तो टी समय बाद इसका नॉर्मल मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स से एंगल ओमेगा टी बना देगा, तो जनरल हो जाएगा फ्लक्स बी ए कॉस ओमेगा टी। ये मान लिया गया है कि स्टार्टिंग में नॉर्मल टू द कॉयल मेकिंग एन एंगल 0 डिग्री विद दी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, मतलब बी के साथ, और इस कॉयल को अबाउट द डायमीटर रोटेट किया जा रहा है विद ओमेगा एंगुलर स्पीड। तो आफ्टर टाइम टी नॉर्मल टू द कॉयल विल मेक एन एंगल ओमेगा टी विद द लाइन्स ऑफ फोर्स। अब उसने ये कहा कि जो ईएमएफ इंड्यूस है वो ये नहीं है कि खूब मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा तो खूब ईएमएफ इंड्यूस होगा, जीरो पास होगा तो जीरो ईएमएफ इंड्यूस होगा, नहीं। ईएमएफ इंड्यूस मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो उसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करने पर डी फाई बाई डी टी आ जाएगा, डी फाई बाई डी टी आ जाएगा, वही तो ईएमएफ इंड्यूस है, डी फाई बाई डी टी। तो डी फाई बाई डी टी हो गया बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी विद माइनस। फिर लेंजेज ने कहा, जब फेराडे ने ये मेथड बता दिया ईएमएफ इंड्यूस का, ईएमएफ इंड्यूस इज नथिंग बट दी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, एक इसके अंदर वोल्टेज पैदा हो गई, ड्यू टू दैट वोल्टेज, ड्यू टू दैट ईएमएफ इस कॉइल में करंट बहने लगेगा। अगर सर्किट क्लोज्ड है, अगर सर्किट क्लोज नहीं है तो करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब ओपन सर्किट है तो ओपन सर्किट में नहीं होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस तो हो जाएगा। अब माइनस बी ओमेगा साइन ओमेगा। लेंजेज ने कहा कि जो ईएमएफ इंड्यूस की जो डायरेक्शन है या करंट इंड्यूस की जो डायरेक्शन है वो इस तरह से है कि वो कॉज का अपोज करती है, जिससे कि उसका प्रोडक्शन हुआ है। क्या है लेंजेज लॉ है, क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इंड्यूस और द करंट इंड्यूस इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज फ्रॉम विच इट इज प्रोड्यूस्ड। तो आप बोलोगे इसका हम मतलब नहीं समझे, तो फ्रॉम विच इट इज प्रोड्यूस उस कॉज का ही अपोज करेगी, जो कॉज है ईएमएफ इंड्यूस के लिए, जो कॉज है, जो कारण बना है, तो डायरेक्शन ऑफ द करंट इस तरह से होगी। तो मैं इसको कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता। जैसे अब ये कोई कॉयल है, तो इसमें मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इस तरह से, मानो ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो वर्टिकली इनवर्ड है, मतलब क्रॉस है तो इनवर्ड है, क्रॉस जो इनवर्ड का सिंबल है तो वर्टिकली इनवर्ड है। अगर ये समय के साथ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इंक्रीज कोई कर रहा है, मतलब मैग्नेट है उसको पास ला रहा है, तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इससे पास होने वाली इंक्रीज हो रही है, मतलब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी कि उस कॉज का अपोज करेगी। कॉज क्या था? मैग्नेटिक फ्लक्स का इनवर्ड बढ़ना इज द कॉज, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है इनवर्ड वाला, तो करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी कि उस कॉज का अपोज करेगी। तो आप बोलोगे समझ में नहीं आई, कॉज का अपोज कैसे करेगी? भाई अगर करंट की डायरेक्शन में ये मान लेता तो ठीक है, करंट की डायरेक्शन ये मानने पर इसका मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इसके अंदर इनवर्ड प्रोड्यूस हो जाएंगी। राइट हैंड रूल है ये कि अगर मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करना हो किसी करंट कैरिंग एलिमेंट से, तो क्या तरीका है उसका कि जो करंट कैरिंग एलिमेंट है उसको उसकी तरफ अंगूठा कर दो राइट हैंड का, और इस उंगलियों को वहाँ ले जाओ जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड मुझे इस कॉइल के अंदर डिटरमाइन करना है, तो और फिर उंगलियों को मोड़ दो टर्न, तो उंगलियाँ उल्टी तो मुड़ती नहीं है किसी की, है ऐसे ही मुड़ेंगी, तो वो फिर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स अंदर की तरफ है, और अंदर की तरफ ही ये बढ़ रहा था, तो ये नहीं हो सकती डायरेक्शन। तो कॉज का अपोज कब होगा? जब मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स की तरफ प्रोड्यूस हो, अप होगा, यूँ। अच्छा, फिर इसी को हम ऐसे समझ लेते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है तो इनवर्ड, लेकिन ये समय के साथ डिक्रीज हो रहा है,
अब फिर कॉज का अपोज कैसे होगा? अगर डिक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज कर दे, अपोज करना है ना। जैसे कोई स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़ने आ रहा है, अब मेरी तरफ आ रहा है तो मैं कहता हूँ मैं नहीं पढ़ाता। जब मुझसे दूर जा रहा है तो मैं कहता अरे भाई आ जा, मैं तो वैसे ही कह रहा था, आ जा भाई। और फिर आने लगे तो फिर धक्का मार दूँ। मतलब कॉज अपोज करना, अपोज करना, विपक्षी पार्टी। तो अब इसमें जो करंट की डायरेक्शन, जो करंट फ्लो हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ, तो चाहे कॉज का अपोज करने से हुआ, लेकिन हो गया ना, बिजली बन गई ना। तो ये लेंजेज लॉ एक्चुअल में इज नथिंग बट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब आप कहोगे ये आपने कैसे कह दिया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है? लेंजेज लॉ है, इसको हम समझाएंगे आपको कि ये ऐसा क्या बात है। अब देखिए आप, तो अब ये जो है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अंदर की तरफ घट रही थी, तो करंट की डायरेक्शन इस तरह से होनी चाहिए कि वो बढ़े, तो यूँ होगी, क्योंकि यूँ अंगूठा दिखाएंगे इसको करंट अपन सोच रहे हैं कि यूँ होगा या यूँ होगा, इन दोनों में से एक ही तो होगा करंट इंड्यूस। तो यूँ होगा तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यूँ प्रोड्यूस हो जाएंगी, जो घट रही थी वो फिर मतलब घटने का अपोज हो जाए तो ये बढ़ जाए। तो ये ईएमएफ इंड्यूस का ये मेथड है। अब अपने को ये पता लगा कि किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में यदि ओमेगा से रोटेट करा जाए तो -d∅dt का वैल्यू ये आ जाती है n BA ओमेगा साइन ओमेगा। ये हमने मान लिया था कि स्टार्टिंग में जो एंगल जो बना रहा है नॉर्मल टू द कॉइल 0 डिग्री बना रहा है, और ओमेगा जो है कांस्टेंट एंगुलर स्पीड है, और वो कॉइल डायमीटर के अबाउट रोटेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड में। तो उससे गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है ड्यू टू चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ये आएगी, डिफ्रेंशिएट करके आ गई। इफ द नंबर ऑफ टर्न्स, ये ईएमएफ इंड्यूस, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इज n, देन व्हाट इज द ईएमएफ इंड्यूस नंबर, तो n का मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर बोला जाता है फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। यदि एक कॉइल है तो फ्लक्स बी है, 10 कॉइल हैं तो 10 बी है, तो 10 बी ए कॉस ओमेगा टी आ जाता, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करते तो ये आ जाता। तो फार्मूला हो जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब आप इसमें देखो साइन ओमेगा टी का मान मैक्सिमम क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 1 हो सकता है। तो मैक्सिमम जो ईएमएफ है जब एन टर्न्स हों और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी हो, एरिया ए इज द एरिया ऑफ द कॉइल हो, ओमेगा एंगुलर स्पीड हो, तो मैक्सिमम ईएमएफ ये प्रोड्यूस हो सकता है। इसका नाम E0 रख लेते हैं, E0 रख लेते हैं, साइन ओमेगा। अब ईएमएफ इंड्यूस का वर्सेस टाइम के जैसे अगर हम कर्व बनाएंगे तो ये तो आना ही चाहिए सबको, तो t=0 पर ईएमएफ इंड्यूस 0 है, जबकि फ्लक्स जो है पास होने वाला फ्लक्स मैक्सिमम है। तो आप कहोगे फ्लक्स तो मैक्सिमम पास हो रहा है और ईएमएफ इंड्यूस 0 है। हाँ, तो इसमें क्या हो गया? क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस कोई फ्लक्स थोड़ा ही है। फिर आप कहोगे क्या है फिर फ्लक्स नहीं? तो अरे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है भाई, इसको ही तो समझना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, जब मैक्सिमम फ्लक्स होगा जिस समय, तो उस समय तो डिफरेंशियल उसका 0 होगा। मैक्सिमम मिनिमा पे तो डिफरेंशियल 0 होते हैं। तो अगर हम फ्लक्स का डायग्राम खींचते तो क्या होता? बी ए कॉस ओमेगा टी होता, तो t=0 पर फ्लक्स मैक्सिमम होता बी ए, मतलब एन बी ए कॉस ओमेगा टी, वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, एन बी ए कॉस ओमेगा टी होता। तो फ्लक्स का डायग्राम क्या आता? फाई वर्सेस टी क्या होता? वो ऐसा होता, यूँ होता नहीं। ठीक है, इस तरह से आता। और ईएमएफ इंड्यूस यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से है, यहाँ से। तो ये तो हो गया फाई बराबर एन बी ए कॉस ओमेगा टी, इसमें ओमेगा नहीं है बाहर। और ईएमएफ इंड्यूस यूँ होगा, ईएमएफ इंड्यूस यूँ होगा, मैक्सिमम यहाँ पर आएगा जब फ्लक्स 0 है। जब फ्लक्स 0 है तभी उसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मैक्सिमम है। तो ये यूँ डायग्राम चला जाएगा, जब यहाँ 0 हो तो इस तरह से जाता रहेगा। तो ये किसका डायग्राम है? ईएमएफ इंड्यूस का। तो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। अब आपको कितना समझ में आएगी तो आप खुद ही जानो। अब नेक्स्ट है, अब ये थोड़े साइन और कॉस आ गए तो बच्चा इनसे घबरा जाता है। तो मैं तो एक सिंपल सी बातें करना चाह रहा हूँ कि चलो सिंपल से ही सवाल पहले होने लगे, फिर कठिन होने लगेंगे। मानो कोई कॉइल है, और उससे 5 सेकंड में 5 seconds फ्लक्स चेंजेस फ्रॉम 0 to 20 वेबर।
चेंज हो जाएगा फ्लक्स इन 5 सेकेंड। तो एवरेज ईएमएफ क्या है? एवरेज ईएमएफ, तो ये बहुत आसान है। एवरेज ईएमएफ फ्लक्स में चेंज डिवाइड बाई टाइम, तो फ्लक्स में चेंज 20 है, 20 डिवाइड बाई 5, तो क्या हो गया? 4 वोल्ट। 4 वोल्ट आ गया एवरेज ईएमएफ। तो ये तो सिंपलेस्ट है। अब किसी ने कहा कि जी अब हमें ये बताइए कि दिस इज ए मैग्नेटिक फ्लक्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है? क्रॉस बना दिया, इसका मतलब क्या है कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड एंड इनवर्ड। अब यहाँ पर एक कॉइल लाते हैं एक कांस्टेंट स्पीड से, इसका ये ए साइड है, इसको बी मान लो और इसको आप एल मान लीजिए, एल। अब इसको एंटर करते हैं। तो अभी जब बिल्कुल बाहर थी, जब वी स्पीड से इसको ले जा रहे थे, तो न तो इसमें फ्लक्स था, न फ्लक्स समय के साथ चेंज हो रहा था। जब इसके पास आ गई और जब इसके अंदर घुसी, तो इसमें पास होने वाला फ्लक्स चेंज होने लगा, क्योंकि फ्लक्स 0 से समथिंग आने लगा। फिर ये कॉइल, एक तो ये पोजीशन है जब इसमें अंदर घुसी, और एक ये पोजीशन है उससे पहले जब अंदर नहीं घुस रही, तब भी वी स्पीड से चल रही है। तो न तो फ्लक्स है और न फ्लक्स में चेंज है, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा ही नहीं, क्योंकि फ्लक्स भी नहीं है और फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी नहीं है, दोनों ही चीज़ नहीं है। जब ये यहाँ पर आई तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ये थोड़ा सा इसके बाद फिर बना देता हूँ मैं ऐसे, ये यूँ। अब यहाँ बी से चल रही है तो थोड़ा हिस्सा बाहर है, थोड़ा अंदर है। अब बी से चल रही है तो अब आप dt समय में ये कितना एरिया, कितनी लेंथ कवर कर लेगी? dx। तो वी डी एक्स इंटू, ये मैंने अभी ले रखा था शायद, है क्या ले रखा था, ये तो L था, L। तो वी डी एक्स घुस जाएगी अंदर dt समय में, वी डी एक्स घुस जाएगी, और L ये है, तो कितना एरिया में चेंज आ जाएगा पर सेकेंड? वी डी एक्स इंटू एल। ये तो ब्रेड्थ इंटू लेंथ, एरिया इंटू फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी क्या कहलाती है? फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो फ्लक्स डेंसिटी का गुणा करते ही आ गया फ्लक्स में चेंज। दिस इज द चेंज इन द फ्लक्स इन टाइम dt। तो dt से डिवाइड कर दो, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो गया। अब dx अपॉन dt अपॉन, ये गलती लिख दिया मैं, ये बहुत गलत काम करा मैंने। क्या गलत करा कि ये v कहाँ से आ गया? v तो अब आएगा, ये तो dt समय में dx घुसी थी, तो उसको आप करेक्शन कर लें। dt समय में dx घुसी थी, तो dx ब्रेड्थ इंटू लेंथ इज द एरिया गुणा b। दिस इज द चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाई dt। तो चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाई टाइम इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, एंड dx बाई dt v है। तो ईएमएफ इंड्यूस ही कहते हैं इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ही ईएमएफ इंड्यूस है। तो ये फैराडे का नियम है। फैराडे को पता लग गई थी कि फ्लक्स को चेंज करने से, समय के साथ फ्लक्स को चेंज करने से ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। जिस रेट से आप फ्लक्स चेंज करोगे वही ईएमएफ इंड्यूस है, एग्जैक्टली वही। तो ईएमएफ इंड्यूस हो गया इसमें BBL। अब ये जब कॉइल पूरी घुस गई और फिर उसमें ही चल रही है मैग्नेटिक फील्ड में ही, तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। जैसे आप पूरी तरह से गंगा जी में घुस गए और फिर आपका शरीर आगे जा रहा है, तो फिर मतलब कोई भी चीज़ है, तो फिर तो आप गंगा में कोई चेंज तो हो नहीं रहा। फिर ये यहाँ से बाहर निकलना चालू हुआ, तो इसमें अब फ्लक्स चेंज होने लगा और फिर पूरी बाहर आ गई। तो 5 केस हैं, ये केस पूरी बाहर, इसके अंदर घुस गई, इसी में चल रही है, बाहर निकल रही है। और ये अब जब बाहर पूरी निकल गई तो न फ्लक्स है न फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज है, तो यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस 0 है। इस केस में ईएमएफ इंड्यूस BBL है, यहाँ पर भी 0 है ईएमएफ इंड्यूस, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ 0, यहाँ BBL, और यहाँ भी निकलते वक्त भी BBL। लेकिन इन दोनों में फ़र्क है, इस BBL और इस BBL में फ़र्क है। बोला क्या फ़र्क है? यहाँ पर तो फ्लक्स समय के साथ इंक्रीज हो रहा था, यहाँ फ्लक्स समय के साथ डिक्रीज हो रहा था। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन जो करंट की आएगी, जो भी डायरेक्शन आएगी उसके अपोजिट यहाँ आएगी। अब फिर आप कहोगे साहब डायरेक्शन भी बता दो साथ के साथ कि यहाँ पर डायरेक्शन कौन सी आएगी। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अपन बता सकते हैं कि कौन सी डायरेक्शन आएगी। एक्चुअल में वही कॉज का अपोज, लेंजेज लॉ, कॉज का अपोज। तो जब ये अंदर जा रही है तो इनवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, तो करंट की डायरेक्शन ऐसी हो कि बढ़ने वाला फ्लक्स जो है कम करे, वो जो करंट इंड्यूस हो वो कम करे।
तो वो तब हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज, क्यों क्लॉकवाइज में तो वो बढ़ा देंगे। फिर यहाँ पर ये होगा और यहाँ पर ये होगा निकलते वक्त, क्यों कि जब ये बाहर कॉइल निकल रही होगी तो इससे पास होने वाला फ्लक्स डिक्रीज होने लगेगा। जब डिक्रीज होने लगेगा तो करंट की डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए जो कि इसके इनवर्ड फ्लक्स को बढ़ावे, तो वो क्लॉकवाइज करंट से बढ़ा देगी। अब यही क्रॉस की जगह डॉट होता तो ये फिर उलट जाते, ये जो एंटी क्लॉकवाइज है ये क्लॉकवाइज हो जाता, जो क्लॉकवाइज है वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाता। तो ये अपने EMF इंड्यूस आ गए। अब आप बोलोगे साहब इसको बनाओ, तो बना देते हैं। EMF इंड्यूस यहाँ से t=0 चले तो 0 था, फिर अंदर घुस गए तो EMF इंड्यूस ये है, फिर अब कॉइल पूरे इसके अंदर ही और इसी के अंदर ही चल रही है तो 0 है, और फिर ये है, फिर EMF इंड्यूस ये है और फिर 0। 5 केस हो गए। BBL 0, EMF इंड्यूस 0 0 0। ये कब है? कॉइल बाहर है। ये कब है? कॉइल अंदर घुस रही है। ये कब है? कॉइल उसी मैग्नेटिक फील्ड में ही है और बाहर नहीं निकल रही। अब ये कॉइल बाहर निकलना चालू हो गई, अब कॉइल पूरी तरह से बाहर निकल गई बस। तो 0 0 0, और ये जब अंदर घुसी तो BBL और ये भी BBL, बस एक ऊपर बना दिया और एक नीचे बना दिया। अपन ने मान लिया ये जो है जब वो EMF जो करंट एंटी क्लॉकवाइज दिया है उसको पॉजिटिव मान लिया और दूसरे को नेगेटिव। तो बोला अपनी इच्छा है क्या? हाँ अपनी इच्छा तो है। अगर एग्ज़ाम में आएंगे तो एक जगह ये लिख साथ ऊपर ही लिख देगा दोनों, तो ये वाला सही होगा, और एक यहाँ बना दे और एक यहाँ बना दे, वो भी सही है। तो दो ऐसे नहीं बना सकता। तो बोला क्यों नहीं बना सकता? अरे क्यों बनाएगा दो? या तो वो डायरेक्शन दे कि हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है और इसको नेगेटिव मानना है, तब उनमें से एक सही होगा। बिना कुछ डायरेक्शन मेंशन करे वो दो नहीं बना सकता। ये भी बना दे और ये भी बना दे, यहाँ नीचे और यहाँ ऊपर नहीं बना सकता। तो हमें क्या मालूम उसमें कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया और कौन सी डायरेक्शन को नेगेटिव मान लिया। तो ये इस तरह से EMF इंड्यूस के बारे में आपको बता रहा हूँ। अच्छा, रही फ्लक्स वाली बात। फ्लक्स का डायग्राम कैसे बनेगा? फ्लक्स का डायग्राम अब आप देखिए, इसमें फ्लक्स का डायग्राम अपने को बनाना है तो कैसे बनाएंगे? जब वो कॉइल बिल्कुल पूरी तरह से बाहर थी तो फ्लक्स क्या था? फ्लक्स 0 था। फिर फ्लक्स इंक्रीज होना चालू हुआ, फिर कांस्टेंट रहा। जब फ्लक्स कांस्टेंट रहा तभी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स 0 हुई, और जब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तभी तो -dφ/dt नेगेटिव। तो चाहे यहाँ बना सकते हैं नेगेटिव, ठीक है। तो अब ये जो है ये हो गई। इसके बाद वो कॉइल कहाँ हो गई? उसी में चल रही। अब बाहर निकलना चालू हो गया तो ये यूँ आ गया, फ्लक्स घटने लगा और फिर ये हो गया। ये फ्लक्स का डायग्राम है, फ्लक्स वर्सेस टाइम। जब पूरी तरह बाहर है 0 है, फिर अंदर घुस रही है तो बढ़ रहा है, फिर उसी में चल रही है मैग्नेटिक फील्ड में ही तो कांस्टेंट चल रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ रही है तो घट रहा है, फिर पूरी तरह से बाहर हो गई तो परमानेंट अब भी 0 है। तो ये φ वर्सेस t था, और इसका डिफरेंशियल ही वो था -dφ/dt EMF इंड्यूस। तो ये वाली बात है। नेक्स्ट है अब आपको ये बताना कि कॉइल की जगह अगर कोई कंडक्टर है और वो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे तो भी उसके एंड्स के मध्य EMF इंड्यूस हो जाता है अगर वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को कट करता है। तो आप बोले वो क्यों होता है? वो तो कॉइल क्लोज दी नहीं है, क्लोज न होने पर क्यों होता है? लेकिन इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। जब फैराडे ने ये नियम बता दिया तो पता लगा कि ये तो एक्चुअल में क्यों होता है उसका कारण भी फिर साइंटिस्ट ने ढूंढ लिया था, क्योंकि लॉ का कोई कारण नहीं पता होता, लेकिन एक बार जब इसको लॉ कह दिया तो लॉ है, ख़त्म बात। तो यहाँ पर जो है एक ये है, इसको मूव कर रहे हैं कंडक्टर है, ये कंडक्टर में प्रोड्यूस होती है, ये नहीं कोई नॉन कंडक्टर में ऐसे कोई किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर दिया जाए और EMF इंड्यूस हो जाए और रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर EMF इंड्यूस हो जाए। अजी भैया वैसे तो ये देखने में इतनी साधारण बात है, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है आपकी, एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होती है। तो ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है आपको कि यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स EMF इंड्यूस है? अब तो वहाँ पर भी ऐसे ही होता है। जब आप अपने घर से स्कूटर या कार निकालते हो तो शुरू में वेलोसिटी क्या होती है? 0, लेकिन पहले आप उसे एक्सेलरेट करते हो तो एक्सेलरेशन का मान तो उस समय भी हो सकता है जब वेलोसिटी का मान 0 है, क्योंकि बच्चों के बहुत दिन तक तो यही नहीं समझ में आता
कि साहब वेलोसिटी नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। अरे बावले, वेलोसिटी नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं होगा तो तू बैठ करके उठ नहीं सकता फिर कभी भी। क्यों? कि साहब मैं तो बैठा हुआ हूँ, मेरी तो वेलोसिटी जीरो है, तो एक्सेलरेशन होगा नहीं, एक्सेलरेशन होगा नहीं तो वेलोसिटी होगी नहीं, वेलोसिटी होगी नहीं तो मैं मूव करूँगा ही नहीं। अरे भैया ये समझो कि एक्सेलरेशन कोई वेलोसिटी थोड़ी ही है। एक्सेलरेशन इज नॉट द वेलोसिटी, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो उसको समझने की कोशिश तो करो, अपन नहीं समझो तो मैं क्या करूँ। अब इसमें क्या हुआ कि ये कंडक्टर में ही प्रोड्यूस होती है, कोई लकड़ी में ना प्रोड्यूस हो जाएगा ईएमएफ इंड्यूस। कोई लकड़ी की कॉइल हो और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर दिया जाए और ईएमएफ इंड्यूस हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो अब बोलो ये क्या बात हुई, फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स तो उसमें भी है, पर नहीं होता तो नहीं होता। उसके पीछे मेन कारण है, क्योंकि ये कंडक्टर है तो इसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब जैसे ही इसको मूव करता है, मूव कर, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो भी तो मूव कर रहे हैं। तो मूव करने के कारण उसमें मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लगता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स होता है वो ये होता है क्यू वी क्रॉस वी। मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स स्टूडेंट्स के समझ में नहीं आता, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। क्योंकि किसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण किसी चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगता है तो ये बड़ा अजीब नेचर का फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशनल फोर्स से बिल्कुल अलग है। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो तो क्या है, पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ लगेगा और नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की तो क्या आदत है कि ये मूविंग चार्ज पर ही फोर्स लगाता है। मतलब चार्ज यदि रेस्ट में हो तो ये कोई उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा। ये लगाता ही कब है, विद द चार्ज इज इन मोशन। इलेक्ट्रिक फील्ड की ये बात नहीं है, अगर चार्ज रेस्ट में भी और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो खट से फोर्स लग जाएगा, क्यू ई। बस दो ही है उसकी डायरेक्शन, क्या, the positive charge in the direction of the electric field and negative charge in the direction opposite to the electric field। और यहाँ पर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। बोलो क्या है कॉम्प्लिकेटेड मामला? ये मामला है कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स उधर भी, एक तो मूविंग चार्ज पर लगता है और एक उधर भी नहीं लगता जिधर चार्ज जा रहा है, और एक उधर भी नहीं लगता जिधर मैग्नेटिक फील्ड है। तो न तो वी की डायरेक्शन में लगे ना बी की डायरेक्शन में लगे। पता लगा इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन में उधर लगता है फोर्स। और क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन क्या होती है कि उस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है जिस प्लेन में ये दोनों वेक्टर लाई कर रहे हैं। दोनों वेक्टर जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। तो कोई कैसे पता लगाओगे आप? अरे पता लगा लेंगे, इसमें क्या है, दिखा लेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट अपने को आना चाहिए। मानो माना कि ये जो है मैग्नेटिक फील्ड जे डायरेक्शन में भाई और चार्ज पार्टिकल जा रहा है आई में, एक्स डायरेक्शन में, तो फोर्स लगेगा के में। तो जैसे ये यूँ आएगा और यूँ मैग्नेटिक फील्ड होगा तो यूँ लग जाएगा फोर्स, तो ये यूँ उठना चला जा रहा है। अब यहाँ समझते हैं, यहाँ पर समझते हैं कि कंडक्टर को मूव कर रहा है तो इसमें बैठे हुए इलेक्ट्रॉन और मतलब चार्ज भी तो मूव कर रहा है। अब चार्ज मूव कर रहा है तो चार्ज की डायरेक्शन में आप अपना ये थंब ले लें, यहाँ पर लेफ्ट हैंड का ये ले लें, मिडिल फिंगर है, ठीक है, और ये ठीक है, और फील्ड की डायरेक्शन में ये ले लें यहाँ पर थंब के पास की उंगली इंडेक्स फिंगर, तो मिडिल फिंगर ये इंडेक्स फिंगर, तो जो थंब है ना इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव चार्ज, इधर लगेगा फोर्स, ठीक है ना, इधर फोर्स लगेगा। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज इधर फोर्स अनुभव करेगा, तो यहाँ प्रोटॉन तो कहीं जाते नहीं है, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस से बंधे हुए, न्यूक्लियस के अंदर है तो वो तो मूव करते नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसका जो थंब आया उसका अपोजिट कर दो, तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करना चालू कर जाएंगे। इसके चलते इलेक्ट्रॉन इधर मूव करना चालू, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, इसलिए ईएमएफ इंड्यूस हो गया। फिर किसी ने कहा कि ये ईएमएफ इंड्यूस की फिर वैल्यू क्या होगी? आप इसमें वी वेलोसिटी दी तो उस चार्ज जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उस पर फोर्स लग गया क्यू वी वी, क्यू की जगह कर दो ई वी वी। फिर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हुआ पॉजिटिव चार्ज, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया है इधर, यहाँ पर आ गए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट हुआ तो हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको इस मूविंग चार्ज पर जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स ये है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट हो गया ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ द चार्ज, एट वन एंड देयर इज ए नेगेटिव चार्ज एंड एट अदर एंड देयर इज ए पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ उसके बराबर कर दो आप इस ई को, तो बस, तो
इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई वी वी। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ इज द पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो वर्क डन है चार्ज को, यूनिट पॉइंट चार्ज को वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने में जो वर्क करना पड़ता है वही तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाई लेंथ है, तो क्या ईएमएफ इंड्यूस हो गया, ईएमएफ इंड्यूस। यहाँ पर ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ईएमएफ इंड्यूस को मैं E1 कह दूंगा। ईएमएफ इंड्यूस हो गया E गुणा एन, तो कितना हो गया VBN। तो ये लॉरेंज फोर्स से एक्सप्लेन हो जाता है, लेकिन ये बात तो बाद में पता लगी कि यार होना ही चाहिए था ईएमएफ इंड्यूस है। तो जब तक वो फैराडे बता चुका था कि कोई तो जब तक तो उसको कोई कारण ही नहीं पता था, तो फैराडे के लॉ के नाम से फेमस हो गए। तो वैसे ये क्यों प्रोड्यूस होता है, इस क्यों का भी पता लग गया। जिनका क्यों पता लग जाता है वैसे उन्हें लॉ नहीं कहते। जैसे अपना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, बस होता है, ये क्यों होता है ये पता नहीं, किसी को नहीं पता। भी साइंटिस्ट कारण ढूंढते रहते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा फलाना होगा ढिमका होगा, ठीक है भाई क्यों ऐसा होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स के दो मासेस के मध्य, मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब क्यों होता है, होता होगा, ठीक है। इसी की देखा देखी कूलम ने लिख दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक में फोर्स, और वो सही भी निकला कि दो चार्जेस के मध्य रिपल्सन या अट्रैक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और पता नहीं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स इतने वीक होते हैं कि उनको छोटी छोटी बातें डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनली समझ में नहीं आता। हर चीज़ को यूनिट, और कोई चीज़ यूनिटरी है वो भी ना समझ में आती। यूनिटरी में तो लीनियर है ना रिलेशन, अगर चीज़ 10 टाइम्स हो गई तो जो क्वांटिटी लीनियर रिलेशन फॉलो कर रही है तो वो भी 10 टाइम्स हो गया। लेकिन फिजिक्स में हर चीज़ लीनियर तो नहीं होगी। जैसे काइनेटिक एनर्जी है, वेलोसिटी डबल कर दो तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुनी है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम बी स्क्वायर है। तो ये चीज़ें समझ में आनी तो चाहिए ना स्टूडेंट्स, जब नहीं आती तो उसके फिजिक्स समझ में नहीं आ सकती। नेक्स्ट है